Okay, good morning, students. I am Akansha Mathur, your UGC Net Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all on Filaform. Just let me confirm, am I audible to you all and screen is visible to you all? बस एक बार मुझे confirm कर दीजिए. Good morning. स्माइल कहाँ है भाई आपके फेस की? स्माइल नजर नहीं आ रही है मुझे. क्या कहा था? मेरी क्लास में एकदम पॉजिटिविटी के साथ में एंड विद दी स्माइल. Just wait a minute. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं हम लोग. तो देखो, ये आपकी स्क्रीन पे टाइम टेबल है. बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ रह गए हैं आज? आज तो सैटरडे भी नहीं है. पता नहीं भाई, आपके फ्रेंड्स हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ रह गए हैं. तो ये आपकी क्लास का टाइम टेबल है. एज यूजल आप लोगों को पता है कि आपकी 10 AM क्लास होती है मंडे टू सैटरडे. आपके ऐप पे क्लास होती है और आपके थर्सडे टू सैटरडे आपकी वाईटी पे क्लास होती है, जो कि हालांकि अभी नहीं हो रही है. ठीक है. तो आज हम अपना पढ़ने वाले हैं फूड प्रॉपर्टीज एंड फूड एवेल्युएशन. फूड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये आपके यूनिट 1 का सेकंड वाला पार्ट है. तो वो आज हम लोग कवर करेंगे. बट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ कोर्स के बारे में बता देती हूँ कि कोर्स आपका 2499 में है. ये आपकी पेपर 2 की अमाउंट है. तो आप जाके परचेज कर सकते हो, और अगर पेपर 1 भी परचेज करना है तो वो भी आप परचेज कर सकते हो फिल फॉर्म के साथ में. और माथुर 10 कूपन कोड यूज करके आप लोग 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हो. और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो है आपका होम साइंस यूजीसी नेट फिलअप फॉर्म. ठीक है, ये है. और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, और साथ ही साथ इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो आप फिलअप फॉर्म को. तो देखो, हमने ये वाला पार्ट तो कवर कर लिया अपना. मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देती हूँ. ये वाला पार्ट हमारा हो गया है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन वाला. आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो फूड प्रॉपर्टीज और क्वालिटेटिव इवेल्युएशन ऑफ फूड, ये दोनों वाले पार्ट हम लोग आज कवर करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. ठीक है. इसी तरीके से सारे पार्ट हम लोग कवर करते जाएंगे, क्योंकि फूड साइंस वाला ये जो पार्ट है ये काफी ज्यादा हद तक बहुत लेंदी है, इसीलिए इसमें इतना टाइम लग गया. आप लोग देखो, आई गेस 10 days की क्लासेस में लग गई हैं, 7 to 8 days की क्लासेस. राइट. फिर भी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि मैं एमसीक्यूज के थ्रू आपको कंप्लीट करा दूंगी. तो देखो, चलो हम लोग ये पढ़ लेते हैं अपना. देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ फूड क्या होती हैं. बेसिकली आपका कोई भी फूड है या फिर एनीथिंग एल्स, आप फूड से मत समझो, आप ये समझो कि आप एक ह्यूमन हो. ठीक है. तो आप लोगों की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि किसी का, अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो फिजिकल और केमिकल, यहाँ पे दो कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो की फूड के. ठीक है. लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा और सिंपल करके समझा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, कि आप एक ह्यूमन हो, और ह्यूमन की भी आपकी फिजिकल और इमोशनल सोशल ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. ये सारी सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सेम वे आपके फूड की भी होती हैं.
जैसे कि अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड बाहर से देखने में किस तरीके से लग रहा है आपका, है ना, हेल्दी लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, उसकी शेप प्रॉपर है, कलर प्रॉपर है या नहीं है उसका, जो सभी चीजें हमें हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू हमें समझ में आती हैं, वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके सेंसेस का यूज होता है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लोग सिर्फ अपने सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हो। लेकिन जब आप भी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हो, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो, तो वहां पे आप फिजिकल के साथ साथ यानी कि सेंसरी ऑर्गन के साथ साथ आप इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल करते हो। यही आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको अगर मैं आप लोगों से रिलेट करके बताऊं, तो जैसे कि एक पर्सन का हाइट क्या है, उसकी कलर क्या है, आईज का कलर क्या है, उसका हेयर कलर क्या है, ये सभी चीजें आपको देखने से पता चल रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। वो किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से लोगों के साथ उसका व्यवहार है, किस तरीके से वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करता है, ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, जिसको हम लोग फूड की लैंग्वेज में केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में जानते हैं। इतना सिंपल सा है, इसमें इतना कंफ्यूज मत होना। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये अभी डिटेलिंग में आगे समझाऊंगी। पर उससे पहले इतना बताओ कि ये वाला पोर्शन है वो समझ में आया, कि ऑब्वियसली बात है कि हर किसी की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसी तरीके से आपके फूड में भी कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि किस बेसिस पे पाई जाती हैं, फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट के आधार पर। उन्हीं के आधार पे हम उनका टेस्ट करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं और देखते हैं कि किस पदार्थ में कौन सी जो उनकी विशेषता है, वो उस वजह से वो जो भी पदार्थ है वो विशेष माना जाता है। ठीक है, सिंपल बस इतना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपके फूड हो गया कोई भी, या फिर कोई भी फूड प्रोडक्ट हो गया, वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती हैं। किस चीज के लिए, उनकी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए और फूड इंडस्ट्री के लिए। बायोटेक्नोलॉजी आपको समझना क्यों जरूरी है, कल हम लोग अपना ये जो फूड साइंस में पढ़ रहे थे, वो बायोटेक्नोलॉजी बढ़ रहे थे, कि आपका अगर फैटी एसिड है तो वो कितने कार्बन हाइड्रोजन इनसे मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज पाया जाता है तो शुगर पाया जाता है, कौन सा शुगर पाया जाता है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सभी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, बायोकेमिकल में आ जाती हैं। फार्मास्यूटिकल्स के लिए आपके लिए क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि आपके फूड की कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपको डिपेंड करती हैं कि कोई भी आप अगर मेडिसिन बना रहे हो तो वहां पे किस फूड को आपको लेना है और किस फूड को आपको नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्किन के लिए कोई भी मेडिसिन बना रहे हो, ठीक है, या फिर अपनी आईज के लिए कोई मेडिसिन बना रहे हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, विटामिन ए जो है उसकी जो क्वांटिटी है उसको ज्यादा रखोगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि किस फूड में विटामिन ए ज्यादा है, कौन सा फ्रूट अच्छा है, या फिर कौन सा फूड बेहतर है इसके लिए, तो आप वहां पे प्रॉपर तरीके से आप अपनी मेडिसिन में उनका यूज नहीं कर पाओगे। फूड इंडस्ट्री में भी इसी तरीके से होता है, जब भी आप किसी भी प्रकार की कोई भी पैकेजिंग करते हो तो उस कंडीशन में अपने फूड इंडस्ट्री में ये सभी चीजें यूज की जाती हैं। इसीलिए आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपके फूड की पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर ये नहीं पता होगा तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ भी अगर नया ट्राई आप करोगे, तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट है वो गलत साबित हो जाए। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आपको साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है। ये नॉर्मली हर कोई नहीं पहचान सकता। फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट फॉर द आइडेंटिफाई द केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि अपनी रासायनिक विशेषताओं को जांच करने के लिए आपको विशेष ज्ञान का होना आवश्यक है, जिसके लिए जो कि बेसिकली कौन करते हैं, आपके इंजीनियर्स और साइंटिस्ट करते हैं। जहाँ पे आप लोग क्या क्या चीजें देखते हो, अपनी फूड प्रोसेसिंग करते हो। फूड प्रोसेसिंग किस तरीके से आपके फूड को पैक करना है, किस तरीके से उसको बेक करना है, ये सभी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि आपका आ जाएगा उसको कैसे प्रिजर्व करके रखना है ना, स्टोरेज, क्योंकि हर फूड की अपनी अलग अलग स्टोरेज होती है। कोई ड्राई मेथड से स्टोर होता है तो कोई फ्रीजिंग मेथड से स्टोर होता है। हर फूड अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज होने की वजह से अलग अलग तरीके से उसको स्टोर करके रखा जाता है। सेम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन भी आपको फूड पे ही डिपेंड करता है, कि कितना पार्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना आपको कंज्यूम करना है। ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए, और ये सब कहाँ से पता होंगी, जब आपको अपने फूड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता होंगी। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत कि फूड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रोल प्ले करती हैं और ये क्या है। डन। बहुत सिंपल सा है, इसमें सच कुछ हार्ड नहीं है, आप लोगों को इजीली समझ। अब देखो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहा था मैंने, जो कि आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जिनको आप आइडेंटिफाई करते हो, यानी कि जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपकी नोज हो गई, आई हो गया, आपका टच हो गया, इन सब के थ्रू जब आप आइडेंटिफाई करते हो, पहचानते हो, तो वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि साइज एंड शेप। अगर आप कोई भी फ्रूट ले रहे हो, कोई भी वेजिटेबल ले रहे हो, या कुछ भी कोई भी फूड आइटम ले रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ। आप मार्केट में गए, डेयरी मिल्क चॉकलेट देखी सब लोगों ने, बताओ, और खाई भी सब लोगों ने होगी, है ना शायद। और लड़कियों की तो वैसे भी चॉकलेट फेवरेट होती है, गुस्सा हो या बस चॉकलेट दे दो मान जाएंगी, राइट। हाँ, तो अब आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग अवेयर हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो चॉकलेट जो पहले 5 रुपए की काफी बड़ी आती थी, ठीक है, लेकिन जो कि अब 10 रुपए की आती है, उतनी आपकी पहले 5 रुपए की आती थी। और अब जो आपकी 5 रुपए की आती है ना, वो सिर्फ इतनी पतली सी आती है, उसमें सिर्फ 1 2 3 4 पीसेज होते हैं, बस इतनी पतली कर दी है वो। साथ ही साथ क्वांटिटी भी कम कर दी है उसकी, राइट, और क्वालिटी भी कम कर दी है। तो यहाँ से आपने क्या किया, आपने सिर्फ साइज और शेप से पता लगा लिया कि हाँ भाई ये जो है, इसमें कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसमें जरूर कुछ तो चेंजेस हुए हैं। हाँ, ऑब्वियसली पार्ले जी बिस्किट है, उसको आप ले लो। पहले के टाइम में वो इतना बड़ा आता था, काफी बड़ा आता था, नया नया उसमें 24 या 32 कुछ ऐसे बिस्किट्स निकलते थे। और आज के टाइम में देख लो, आप लेने जाओ 5 रुपए का, बस इतना सा आपको पकड़ा देंगे टिन्नी सा। तो ये चीज ने क्या है, अपने साइज और शेप से आपने पता कर लिया। सेम वे आप अपने फ्रूट्स को भी ले सकते हो, वेजिटेबल्स को भी ले सकते हो। पहले के टाइम में क्या होती थी कि अगर मैं आपके बॉटल गोर्ड की बात करूं, यानी कि आपकी लौकी की बात करूं, तो पहले वो एकदम ब्राइट ग्रीन कलर की आती थी, खूब अच्छी खासी ताजी होती थी। लेकिन आज के टाइम में आप लेने के लिए जाओ, कुछ आपको एकदम मोटी मिल जाएंगी, कुछ एकदम बहुत पतली होंगी, कुछ का डल कलर होगा। तो ये सभी चीजें क्या आपकी डिपेंड कर जाती हैं प्रॉपर्टीज पे। तो यानी कि साइज और शेप में आप समझ रहे हो ना। पहले क्या होता, अभी अगर आप लोग देखोगे तो किसकी शेप बताऊं मैं, चलो मैं आपको बता देती हूँ बैगन की शेप। तो यूजुअली हम लोग क्या है, बैगन को कुछ इस तरीके से देखते थे, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों ने देखा है कि लंबे लंबे बैगन भी बहुत आने लगे हैं, है ना। बहुत मार्केट में तो लंबे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो इस तरीके के देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ये सभी चीजें आपकी क्या है, साइज और शेप में आ जाती हैं, जो कि आपको सिर्फ देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ चेंज हुआ है। वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर आ जाता है आपका वॉल्यूम और डेंसिटी। वॉल्यूम और डेंसिटी में आपकी यही वाली बात आ जाएगी कि पहले जो चीजें आती थी, पार्ले जी बिस्किट का ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। पहले जो आपका जो बिस्किट आता था, उसकी वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई होती थी, यानी कि वो थिक होता था, राइट। लेकिन अभी जो बिस्किट्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा थिन होते हैं और बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, वॉल्यूम और डेंसिटी हो जाती है। पोरेसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसका कलर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, टेक्सचर हो गया, ये सभी चीजें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी और फूड की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको बस देख के ही जो चीजें समझ में आ रही है ना, वो आप फिजिकल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में उनको डाल देना। फिर आपका यहाँ पे ये डिटेलिंग में दिया हुआ है साइज एंड शेप, यानी कि ये फिजिकल एट्रीब्यूट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए। अब हमें देखो साइज और शेप का पता होना क्यों जरूरी है। जिस तरीके से आप अपने टेक्सटाइल में अपने थ्रेड्स को अलग अलग कर देते हो ना, कि छोटे वाले धागों को एकदम अलग कर दोगे, बड़े धागों को अलग कर दोगे, मीडियम थ्रेड को अलग कर दोगे, सेम आपके फूड में भी वही होता है। जो आपका छोटा फल होता है, यानी कि आप एग्जाम्पल ले लो, मैंगो ले लो, फलों का राजा ही हमने ले लिया, मैंगो ले लिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आम का सीजन होता है, कुछ आप लोगों ने आम देखे होंगे, बहुत छोटे छोटे आम होते हैं, कुछ एकदम बहुत बड़े बड़े आम होंगे, कुछ मीडियम साइज के आम होते हैं। तो उनकी हम लोग क्या है, स्क्रीनिंग कर देते हैं और ग्रेडिंग कर देते हैं। यानी कि हम स्क्रीनिंग क्या है, पहले उनको जांच करते हैं, देखना उनको। और ग्रेडिंग में क्या है, जितने भी छोटे छोटे आम है उनको हमने एक
कैटेगरी 1 में डाल दिया, मीडियम आम को हमने कैटेगरी 2 में डाल दिया और बड़े बड़े आम को हमने क्या कैटेगरी 3 में डाल दिया। तो ये हो जाता है और क्वालिटी के बेसिस पे भी हम इनको क्या है डिवाइड कर देते हैं। इसीलिए आपकी साइज और शेप का आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल साइज आपका स्क्रीनिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? क्योंकि साइज से ही आपको पता चलता है कि जो भी आपका फूड है वो आपका इंडियन है या फिर आपका फॉरेनर फूड है। आप लोगों ने कई सारी चीजें देखी होंगी जो कि आपके इंडिया में ही पाई जाती हैं, लेकिन अभी क्या है बहुत सारी चीजें हैं कि जो कि आपको बाहर से भी देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो कि आपको बाहर से सप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो आपके इंडिया में भी होता है, लेकिन इंडिया में कहाँ, जहाँ हिल स्टेशन वगैरह जो होती हैं वहां बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा ड्रैगन फ्रूट को। ठीक है, सेम वे एवोकाडो को। तो वहीं पे क्या है, अब वहां पे इंडिया में तो है लेकिन कुछ लिमिटेड जगहों पर ही इनकी जो प्रोडक्शन है वो होता है, लेकिन फॉरेनर से यहाँ पे अपने इंडिया में ये चीजें आने लगी हैं। तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा आपका इंडियन फूड है और कौन सा आपका फॉरेन फूड है, कौन सा आउटसाइड फूड है। यस, ठीक है। तो इसीलिए भी देखो दो चीज हो गई आपकी, ये लाइन याद कर लेना कि आपका साइज और शेप का पता होना क्यों जरूरी है, ताकि आप उसकी स्क्रीनिंग कर सको। स्क्रीनिंग कुछ नहीं कि आप उसको देख के पहचान सको। ग्रेडिंग कर सको, ग्रेडिंग इन द सेंस है कि कौन सा उसके हिसाब से जैसी उसकी क्वालिटी है, जैसे उसकी शेप है, उसके हिसाब से उसको एक अलग कैटेगरी में डाल सको। और साथ ही साथ आप ये भी आइडेंटिफाई कर सको कि आपका फूड जो है वो आपका इंडियन है या फिर फॉरेनर फूड है। ठीक है, सेम वे आपकी जो ग्रेडिंग होती है वो फ्रूट्स में भी की जाती है, वेजिटेबल्स में भी की जाती है, ताकि आपकी क्वालिटी को इवेल्युएट किया जा सके। ठीक है, जो फ्लूइड फॉलो होता है वहां पे भी साइज का सैंपल ले लिया जाता है। जैसे कि अगर सपोज करो आप कहोगे कि मैम ये तो आपने सॉलिड वाले का बता दिया, जो भी सॉलिड है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन कुछ आपके सॉलिड में वो लिक्विड कंसिस्टेंसी में भी होते हैं, तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जैसे कि आपका हो गया मिल्क पाउडर। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, यहाँ पे आप क्या करते हो उनके पार्टिकल्स के साइज को टेस्ट करते हो। आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैं सेमोलिना का एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। तो सेमोलिना देखने में तो आपको सॉलिड लगती है। आप लोग अगर सूजी कभी खरीदने जाओगे तो मार्केट में जाना, एक सूजी आती है बहुत ज्यादा बारीक होती है और एक सूजी होती है जो थोड़ी सी मोटी होती है, उससे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपकी लिक्विड वाली कंसिस्टेंसी में आ जाती है। सेम वे अगर आप जूसेस लेने जा रहे हो तो जूसेस में आप देखना, कुछ आजकल जो रियल जूस आ रहे हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना लिक्विड है वो अलग होंगे, और आप अदर जूस कोई भी ले लेना उसके पार्टिकल्स आपको अलग देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप लिक्विड में, लिक्विड वाले में बस आप पार्टिकल साइज को टेस्ट करते हो। ठीक है, ये चीजें होती हैं। हिंदी में आकार को भोजन के महत्वपूर्ण भौतिक गुण में से एक माना जाता है, ताकि उसकी स्क्रीनिंग की जा सके, ग्रेडिंग की जा सके, गुणवत्ता को नियंत्रण किया जा सके। इसीलिए आपके साइज और आकार का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, ऑब्वियसली है, मिलावट हर जगह होती है। फलों और सब्जियों की ग्रेडिंग और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए, विदेशी सामग्रियों को जब्त करने के लिए आपकी स्क्रीनिंग करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपके इंडिया में बैन है, जिनको यूज नहीं किया जाता है। तो उस कंडीशन में आपको स्क्रीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब जगह होती है। आजकल आप लोग देखोगे कि फ्रूट्स में भी आपको देखने को मिलेगी। इवन पहले के टाइम में क्या होता था कि बाकी की चीजें मिलावटी आ रही हैं तो कोई बात नहीं, इंसान फ्रूट्स खा के अपना हेल्दी रहता था, लेकिन आज के टाइम में फ्रूट्स भी आपके मिलावट वाले आ रहे हैं। तो जो एक हेल्दी चीज थी वो भी मिलावटी हो गई है, तो आप उसको कहाँ से अब कंज्यूम करोगे? टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ, जो फ्रूट्स की क्वालिटी जो पहले होती थी ना वो आज के टाइम में अब नहीं देखने को मिलती है। आप लोग कभी एप्पल लेना, उसकी जो बाहर की जो आउटर लेयर होती है ना, आप उसको कभी हटा के देखना, आपको व्हाइट व्हाइट सा थोड़ी सी वैक्स मिल जाएगी, जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि उसमें वो कोटिंग की गई है। उसको एकदम चमक, जो एकदम चमक होती है ना, वो चमक देने के लिए उसके ऊपर कोटिंग की गई है वैक्स की। तो ये अब सोचो कि फ्रूट्स भी, जो आपका दूध है, चलो दूध में तो पहले मिलावट होती थी कि पानी मिला दिया, दैट्स कूल कि चलो उससे भी काम चल जाता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है, भाई सर्फ मिला देंगे जिसको डिटर्जेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें। और डिटर्जेंट देखो कितना ज्यादा हार्मफुल होता है, आपकी बॉडी में जाएगा तो कितना ज्यादा रिएक्ट करेगा वो। तो जो हेल्दी चीजें थी उन्हीं में ही मिलावट करने लगे हैं आप। तो कहाँ से, तभी तो आजकल देखो अब
अडल्ट्स को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, इतनी जल्दी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पहले के टाइम में हॉस्पिटल्स भी इतने नहीं थे, इतनी मशीनरीज नहीं थी, और लोग भी पहले इतना बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों नहीं पड़ते थे? क्योंकि वो शुद्ध खाना खाते थे, राइट। पहले के टाइम में क्योंकि कुछ भी मिलावट नहीं था, सीधे वो अपने गए बाग में, गए वहां से उन्होंने फल तोड़ा, सब्जियां तोड़ी, और वो कंज्यूम कर लेते थे। आज के टाइम में किसी के पास बाग होगा, होगा भी तो वो उन्होंने बेच दिया होगा, किसी को रेंट पे दे दिया होगा। तो ये सब चीजें हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो अपना प्रॉफिट देखने की वजह से लोगों के साथ में खिलवाड़ करने लगे हैं, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ होने लगा है। अब ये सारी चीजें होने लगी हैं। बट आज के टाइम में बस एक ही सॉल्यूशन है, अगर आपको हेल्दी रहना है तो जस्ट फास्ट फूड को कट आउट करो अपनी डाइट से, और सबसे बेस्ट है कि हर दिन एक्सरसाइज करो। आप 10 मिनट एक्सरसाइज करो, लेकिन एवरी डे यू हैव टू डू एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो आपसे सिर्फ आपका वक्त लेती है ना, लेकिन आपको उम्र भर तक आपका साथ देती है। ये कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाने वाली है। ये एक्सरसाइज ऐसी है, अगर आपको कुछ फायदा नहीं देगी ना तो कुछ नुकसान भी नहीं देगी। इवन नुकसान तो इसका कुछ नहीं होता है, सारे फायदे ही फायदे ही होते हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज इंसान को करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे वो हेल्दी पर्सन हो, पतला हो, मोटा हो, कोई भी हो, हर इंसान को एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इवन आज के दिनों में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कोविड के टाइम पे इसका कितना ज्यादा अवेयरनेस चला था कि आप अपनी एक्सरसाइज करो, अपनी हेल्थ ठीक रखो, हेल्दी फूड को कंज्यूम करो, ताकि आप कोविड से बचे रहें, राइट। तो वही चीजें क्या उस टाइम तक लोगों ने अप्लाई की थी, लेकिन अब वही है, एज यूजल वैसे ही हो गए हैं। ठीक है, तो पाउडर दूध का कण आकार प्राप्त होना चाहिए ताकि आप एग्लोमरेशन को रोका जा सके। ठीक है, यानी कि वही मिलावट एंड ये सारी चीजों को रोका जा सके। अब उसके बाद में वॉल्यूम एंड डेंसिटी का आपका पता होना क्यों जरूरी है। वॉल्यूम इज अनदर इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फूड विच अफेक्ट कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। अब देखो, यहाँ पे एक चीज आपको मैं दिखा रही हूँ। कितने लोग हैं जो कुरकुरे का पैकेट, कभी ना कभी तो आप लोगों ने खरीदा होगा कुरकुरे का या फिर लेस का, ये सारी चीजें हैं। अब वहां पे आप लोग धोखा कहाँ खा जाते हो? कुछ आपको प्रोडक्ट दिखेंगे कि अरे इसमें तो लगता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे इसके आपके कुरकुरे, राइट। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फूला हुआ होता है। चलो हम यहाँ बना ही देते हैं। ठीक है, ये हैं आपके लेज। फिर एक है आपका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये है आपके कुरकुरे। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको ये वाला बड़ा भी दिख रहा है और ये काफी ज्यादा मोटा भी दिख रहा है, और दोनों का प्राइस है वो सेम है, 10 रुपीज। तो अब आप लोग क्या करोगे? अरे ये तो छोटा सा ही है, ये ज्यादा बड़ा है, इसको ले लेते हैं, हमारे 10 रुपए में ज्यादा चीज आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप क्या है, धोखा खा जाते हो कि आप उसकी वॉल्यूम पे चले गए, लेकिन एक्चुअल में उसमें हवा भरी है बस, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं भरा है। तो कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस के लिए भी आपका वॉल्यूम और डेंसिटी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, वो चीज होती है। लेकिन आज के टाइम में इसको एक धोखाधड़ी का नाम दे दिया गया है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं पे आप बहुत सारी चीजें आप देखोगे, ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ लेज और कुरकुरे में ये एग्जांपल है, आप बिस्किट्स देख लेना कई सारे। ठीक है, या फिर बिस्किट ले लो, या फिर आप कोई फूड आइटम ले लो, किचन का कोई आइटम ले लो, तो वहां पे आप लोगों ने काफी सारी चीजें देखी होंगी, प्राइस आपका सेम रहता है लेकिन अमाउंट आपका अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ले लेते हैं जो पापड़ होते हैं, वो वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है, 100 ग्राम्स है दोनों। बट क्या है, प्राइस में डिफरेंस है, और बाकी क्वालिटी में कुछ भी ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। बट एक में क्या कर दिया है, दोनों की क्वांटिटी सेम है। अब यहाँ पे चालाकी देखो आप, एक ने क्या कर दिया, एक ने जो कर दिया आपका 80 रुपीज का, और एक ने कर दिया आपका 62 रुपीज का। 80 रुपीज वाले ने क्या किया, बस आपको क्या कर दिया कि जो आपकी पैकेट थी वो पैकेजिंग उसने बड़ी कर दी। ठीक है, और 62 रुपीज वाले ने क्या किया कि उसने अपनी पैकेजिंग है वो छोटी ही रखी, उसने उसने कुछ बड़ा नहीं किया, जबकि दोनों की क्वांटिटी सेम है। अगर आप लोग देखोगे, मेजरमेंट देखोगे दोनों का, तो दोनों 100 ग्राम है, बस क्या है, प्राइस में डिफरेंस है, और उसने अपनी पैकेज का साइज बड़ा कर दिया, बस इतना डिफरेंस। तो आप क्या प्रेफर करोगे?
जो भी अगर स्मार्ट होगा वो क्या प्रेफर करेगा कि ठीक है भाई हम तो 62 वाला ही लेंगे। क्यों? क्योंकि चीज तो हमें सेम मिल रही है ना, हम लोग अपने यहाँ पे पैसे ज्यादा क्यों दें, राइट? तो ये चीज आपकी हो जाती है। तो इसीलिए आपको वॉल्यूम भी आपके कस्टमर को एक्सेप्टेंस का काम करती है। जो इंसान को ज्यादा बड़ी चीज दिखाई देती है ना, उसकी तरफ इंसान सबसे पहले अट्रैक्ट होता है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी आपकी किस लिए इंपॉर्टेंट है? ताकि कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, वो स्वीकार कर सके। ठीक है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, आप अगर कभी भी मार्केट जाओ ना, तो रादर देन परचेजिंग स्मॉल थिंग्स, परचेज बिगर थिंग। छोटी चीजें खरीदने की बजाय बड़ी चीजें खरीदो। जैसे कि अगर आप सॉसेस खरीद रहे हो, वैसे तो नहीं लेना चाहिए, बट इन सम केसेस अगर आप सॉसेस ले रहे हो तो बड़ी वाली बोतल उसकी लेनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं कि छोटी क्वांटिटी में आप लोगों को पागल बनाया जाता है, तो इसीलिए बड़ी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए। छोटी में तो बस आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, आपको बस थोड़े टाइम के लिए चाहिए तो आप ले लो, अदरवाइज आपको इन्वेस्ट बड़ी चीजों में ही करना चाहिए। ठीक है। वेल, वॉल्यूम जो होती है वो आपके डायमेंशंस को मेजर करने के लिए भी यूज की जाती है, जैसे कि लिक्विड का, गैस और सॉलिड, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, राइट? और वॉल्यूम जो होती है वो ऑब्वियसली बात है कि आपकी डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, यानी कि आपके जो घनत्व है, ठोस पदार्थ है उस वो कितना भारी है, क्या है, वो सभी चीजें चेक करने के लिए किया जाता है। तो अब जब भी आपको वॉल्यूम और डेंसिटी की याद आना, तो ये वाले एग्जाम्पल याद कर लेना, जैसे कि कुरकुरे हो गए, लेज हो गए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स हो गए, उनको याद कर लेना। ठीक है। फिर होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी पोरोसिटी क्या होता है? ये भी आपके फिजिकल प्रॉपर्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, जहाँ पे आपका ये टेक्सचर के थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई करते हो कि कितना ज्यादा ड्राई है और कितना ज्यादा उसमें मॉइस्चराइजर है। अब आप लोगों को मैं यहाँ एग्जांपल देती हूँ। आज तो आपकी जुआ में एकदम पानी आने वाला, आइसक्रीम का। ठीक है। अब आप लोगों ने एक आइसक्रीम देखी होगी जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, मतलब आपने बस मुंह में रखो, आप उसको एकदम घुल जाएगी वो, इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है, और वो बहुत ज्यादा ड्राई होगी। ठीक है। और एक आइसक्रीम आपकी ऐसी होती है जो कि सॉफ्ट तो होगी लेकिन वो हार्ड होती है। ठीक है। और लिक्विड, आपको बाहर से तो वो एकदम आपको ड्राई दिखेगी, हार्ड दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप उसको कंज्यूम करते हो, जैसे ही आप उसको खाते हो, तो वो क्या है, पूरी बहने के लिए लग जाती है। और आप फिर आप उसे जल्दी 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 कंज्यूम करते हो। तो ये आपकी पोरेसिटी क्या होती है? आपके टेक्सचर को आइडेंटिफाई करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये आपकी तीन तरीके की होती है। क्लोज पोर्स हो सकते हैं, जो कि आपके क्या है, बहुत एकदम करीब करीब हो वो, और अगर बहुत करीब होंगे तो वो क्या है, ऑब्वियसली बात है, सॉलिड होगी। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको क्या दिया था, केक का एग्जाम्पल दिया था। केक के एग्जाम्पल से आपको ये समझाया था। तो आपने केक बनाया, तो केक में क्या है, जो उसके पोर्स हैं वो बहुत ज्यादा एकदम पास पास हैं, इसी वजह से आपका क्या है, आपको केक की शेप देखने को मिल जाती है। अब क्या होता है, ब्लाइंड पोर्स इन विच वन एंड इज क्लोज। अब यहाँ पे क्या हो गया कि सिर्फ आपका ना ये एक एंड है, जो ऊपर वाला जो परत है ना, यहाँ से अगर आप इसमें कुछ भी पानी वगैरह डालोगे तो अंदर एंटर नहीं करेगा, बिल्कुल भी अंदर एंटर नहीं करेगा, क्योंकि ये एक साइड से बंद है, बाकी की साइड से ये खुला हुआ है। दूसरा होता है थ्रो पोर्स दैट आर ओपन एट बोथ एंड, यानी कि, और एक क्या होता है, जैसे ही आप इसको कट कर देते हो, आप अपने केक के बेस के ऊपर वाले पार्ट को कट कर देते हो, तो ये क्या है, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से इसके जो पोर्स हैं वो खुले रहते हैं। पोर्स मतलब क्या होता है, जो छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप इसके अंदर कुछ भी लिक्विड डालोगे तो वो चला जाएगा। आप समझो, स्पॉन्ज आप लोगों ने देखा है, स्पॉन्ज तो सभी के घर में होगा ना। तो वो जो स्पॉन्ज होता है, तो आप अगर उसमें ऊपर से पानी डालोगे तो भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और बैक साइड से उसमें पानी डालोगे तो भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन कुछ स्पॉन्ज आपके ऐसे होते हैं जो कि ऊपर से एकदम चिकने होते हैं, पूरे चिकने होते हैं, अगर आप वहां पे उसको आप पानी में डालोगे तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है। सेम आपका इसी तरीके से केक भी होता है, केक भी आपका स्पॉन्जी कंडीशन का होता है। तो पोरोसिटी आपकी जो, पोरोसिटी जो होती है वो आपकी टेक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताती है। ठीक है। कि आपका जो भी पदार्थ है उसमें कितने छिद्र हैं। वो जो छिद्र होते हैं वो, यानी कि जो छेद हैं वो तीन प्रकार से होते हैं, या तो पूरी साइड से पूरे बंद होंगे वो, या फिर ऊपर नीचे से खुले होंगे, या फिर एक साइड से ही बंद होंगे। ये चीज होती है आपकी। कलर, एज यूजुअल इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट
इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि कलर को ही देख के आपकी जो चॉइसेस हैं वो बदलती जाती हैं, आपकी एक्सेप्टेंस है वो बदलती जाती है फूड को लेके। अगर आपको सपोज करूं, आप लोगों ने पिज्जा खाया है, ठीक है, पिज्जा आपको जितना कलरफुल लगेगा आप उसको उतना ही पसंद करते हो। और एक पिज्जा आता है, देखो हम दो पिज्जे की कैटेगरी लेते थे, एक ले लेते हैं हम लोग मैग्रीटा, ठीक है, एक मगरीटा पिज्जा और एक है आपका वेजी पिज्जा। तो आप क्या प्रेफर करोगे, वेजी पिज्जा को खाना कंज्यूम करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि उसमें काफी सारे कलर हैं, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपका कलर जो होता है वो आपकी विजुअल अपीयरेंस की कैटेगरी में आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि जो भी कस्टमर है जो भी है वो उसको इजीली एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। कुछ इसी तरीके से ना लोगों को पागल भी बना दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी आपके फूड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो आपके टेक्सचर को ध्यान में रखते हैं और साथ ही साथ आपके क्या करते हैं, जो कलर है उसको ध्यान में रखते हैं। वहीं पे चलो आप एक चीज और देखो, अब आप बिस्किट्स खा रहे हो, ठीक है, तो बिस्किट्स में एक आपके बिस्किट है, अगर कोई बिस्किट बहुत ज्यादा जल गया है, बहुत ज्यादा डार्क हो गया, तो आप उसको किस में कंसीडर कर लोगे, ये तो डार्क बिस्किट होगा, राइट। और एक लाइट कलर का होगा कि ये तो नॉर्मल सा बिस्किट होगा, लेकिन हो अपोजिट जाए उसका, तो आपका जो कलर है वो भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। बेकरी प्रोडक्ट में ये बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि आप लोगों ने केक में भाई बहुत देखा है। तो मैं एक चीज बताऊं, जितने भी आपके केक होते हैं ना, जितने भी केक होते हैं उन सबका जो बेस होता है वो सेम तरीके से ही बनता है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, आपके फ्लेवर्स का डिफरेंस होता है, उसके ऊपर जो क्रीम की लेयर लगाई जाती है ना, जो कोटिंग की जाती है, बस उस वजह से आपको केक्स की डिजाइन है वो अलग अलग देखने को मिल जाती है। अदरवाइज आपके जो केक में वही आपका व्हाइट व्हीट फ्लोर यूज किया जाएगा, ठीक है, आपका कोको पाउडर यूज किया जाएगा, बेकिंग सोडा यूज किया जाएगा, बेकिंग पाउडर यूज किया जाएगा, कर्ड यूज किया जाएगा, विनेगर यूज किया जाएगा, ऑयल यूज किया जाएगा। ये आपके नॉर्मल से इंग्रेडिएंट रहते हैं। वहीं अगर आपको कुछ भी फ्लेवर डलवाना है, चॉकलेट बनवाना है, तो आपको बस कोको पाउडर डाल दिया जाएगा, चॉकलेट डाल दी जाएगी। पाइनएप्पल आपको केक बनवाना है तो इसमें से बस कोको पाउडर को रिमूव कर दिया जाएगा, बाकी का आपका ऐसे ये बेस बना लेंगे और जो आपकी क्रीम की जो लेयरिंग होगी वो पाइनएप्पल की कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं और कुछ भी नहीं होता है, बाकी सभी चीजें आपकी सेम रहती हैं केक में। जो आप लोगों को इतने महंगे महंगे केक मिलते हैं ना, डार्क चॉकलेट केक, ये सारे केक, वो केक, भाई कुछ नहीं है उसमें, बस उनकी वो मेहनत होती है थोड़ी, वो डिजाइनिंग में उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और क्रीम लेयरिंग वगैरह, यानी कि उसकी जो फिनिशिंग जो होती है उसको गार्निश करने में ही टाइम लग जाता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं। फूड टेक्सचर आपका एक सेंसरी एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि आप टेक्सचर को आप टच करके पहचानते हो। नहीं, सच बोल रही हूँ, आप लोगों ने अगर एक बार केक बनाना सीख लिया ना, कसम से बोल रही हूँ, बाहर का केक लाना आप भूल जाओगे। बहुत रेयर कंडीशंस में आप बाहर का केक लेके आया करोगे। और ये आपके टेस्ट को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब आप खाओगे कुछ मीठी चीजें आपको बहुत जल्दी पसंद आती हैं, वहीं आपको कुछ तीखी चीजें खिला दो तो आप उसको एक बार खाओगे, दो बार खाओगे, लेकिन हर बार नहीं खाओगे ना। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे साथ पता है एक बार क्या हुआ कि, चलो अगर बनाना हो तो मुझसे रेसिपी पूछ लेना। देखो पता है एक बार क्या हुआ कि मैं बड़े मजे से गई, मैं किसी शादी में गई, वहां पे अब मुझे क्या खाने थे, मुझे गुलाब जामुन खाने थे। तो ऑब्वियसली बात है भाई, गुलाब जामुन क्या होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, गरम गरम आप खाओ, वो भी विंटर्स की सीजन में, कितना मस्त लगता है, एकदम वाह, मजा ही आ जाता है। अब मैं जिस शादी में गई वहां पे क्या हुआ, बाहर से वो देखने में एकदम सॉफ्ट लग रहे थे, ठीक है। ओके, हेलो रचना जी, आज आप क्लास में बहुत लेट हो गए हो। चलो भाई, तो रचना जी आपको रेसिपी बता देंगी। आज इतना लेट कैसे हो गए बच्चा, क्लास की टाइमिंग तो 10 AM है। तो सुनो, मैं जो स्टोरी बता रही थी, अब क्या, मेरा गुलाब जामुन खाने का बहुत मन, तो मैंने कहा चलो शादी में तो जा ही रहे हैं, वहाँ खा लेंगे, और वहाँ ऑब्वियसली बात है कि मिठाई में कुछ हो ना हो गुलाब जामुन जरूर होता है। तो अब मेरे दिमाग में क्या चीज थी कि हाँ भाई, गुलाब जामुन जो होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और एकदम मजा ही आ जाता है उसको खा के, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैं जैसे शादी में गई, वहां पे वो बाहर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट देखने को मिल रहा था, बहुत सही था,
लेकिन जैसे ही मैंने उसको स्पून से लिया भाई, वो स्पून में ही ना आए मेरी, इतना ज्यादा सॉलिड अंदर से, इतना ज्यादा टाइट। मैंने कहा बाप रे। मैंने कहा छोड़ो, मेरे अरमान यहीं के नहीं रह गए, अब मुझे नहीं खाना, चलो बेटा दूसरा खाना खा लो। तो ये चीजें भी होती हैं कि आपका जो फूड का जो टेस्ट होता है ना, उसके हिसाब से भी आपकी चीजें हैं, आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये डिसाइड करती हैं। ठीक है। ओके ठीक है। ओके जी ओके। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी। बाकी अब हम लोग आ जाते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आपका क्या होता है कि यहाँ पे अब आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो आपके सेंसेस का भी ऑर्गन होगा यहाँ पे, हम लोग सेंसेस के थ्रू भी और प्लस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इनके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या देखते हैं, फ्लेमेबिलिटी देखते हैं, यानी कि वो कितना ज्यादा ज्वलनशील है। टॉक्सिसिटी देखते हैं, यानी कि कोई भी अगर आपका फूड प्रोडक्ट है तो उसमें कितनी ज्यादा उसकी टॉक्सिसिटी है, यानी कि आपको उसको कितना कंज्यूम करना चाहिए। जैसे कि अगर आप स्नैक्स वगैरह देखोगे, जो कि फूड पैकेजिंग वाले जो होते हैं, पैकेट्स में जो आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो तो आपको एसिडिटी एंड ये गैस, ये सारी प्रॉब्लम आपको होने लग जाती है। ठीक है। एसिडिटी भी होती है अगर आप कोई नमकीन खा लो भाई। ठीक है, उस नमकीन में क्या होता है, बहुत सारे मसाले पड़े होते हैं। अब आप वो खा लोगे, फिर आपको देखो, अगर आपने पानी नहीं पिया है तो फिर देखो आपका कैसे एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। रिएक्टिविटी को देखते हैं, हीट देखते हैं, कंजम्पशन, ये सभी चीजें आपकी क्या देखते हैं, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड में देखते हैं। ठीक है। आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द रस्ट केमिकल, यानी कि, चलो इसको छोड़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कॉमन केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है आपके फूड में एनालाइज करने के लिए, वो हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, आपकी पीएच एसिडिटी को, कि आपका जो भी फूड है उसमें कितनी ज्यादा एसिडिटी है। आपका जो पीएच जो लेवल होता है वो क्या है, 0 to 7 होता है, राइट। अगर आपका 1 2 3 कुछ इस तरीके का है तो ये आपका एसिड है, और उसके आगे क्या है, आपका बेस है। कहीं उल्टा तो नहीं भूल गई मैं। 0 आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है, और ये वाला आपका बेस होता है। ये मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ इसमें, एक सेकंड रुको जरा, बहुत दिनों से वो पढ़ाया नहीं तो। हम्म, चलो, ये जो आपका ये वाला पार्ट जो होता है, ये आपका क्या रहता है, आपका एसिड वाला एसिडिक पार्ट रहता है, और फिर ये 7, ये सारे पार्ट रहते हैं आपके बेस वाले रहते हैं। ठीक है। तो आपकी पीएच लेवल भी आपकी चेक की जाती है। जैसे कि अगर आप लोग सिट्रस फूड, अगर आप लोग देखोगे जितने भी सिट्रस फूड हैं, उनमें जो आपकी एसिडिटी है वो आपकी एसिड कंसिस्टेंसी की होती है। वहीं पे अगर आप सॉलिड फूड्स को ले लोगे तो वो क्या है, आपके बेस के थोड़े होते हैं। ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। ठीक है। वहीं पे आप इसमें देखोगे कि फैट एंड ऑयल क्वालिटी को भी हम लोग टेस्ट करते हैं। आपके फूड में फैट कितना है, उसकी ऑयल क्वांटिटी कितनी है, कितना ज्यादा उसमें ऑयल है, ये सभी चीजें फैट कंटेंट देखते हैं। पीएच एसिडिटी को हम लोग देखें तो ये इंडिकेटर होता है कि आपका जो फूड है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, आपके फूड में एसिडिक और बेस दोनों ही होते हैं, बस डिफरेंस ये रहता है, किसी किसी की फूड में जो एसिड होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, और बेस है वो ज्यादा अमाउंट में रहता है, ये चीजें रहती हैं। पीएच लेवल जो है वो आपके फ्लेवर को भी इफेक्ट करता है, कलर को भी इफेक्ट करता है, और टेक्सचर को भी इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप लोग, कभी आप लोगों ने, हम्म, चलो पानी पूरी का ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो पानी पूरी का जो पानी होता है ना, गोलगप्पे का जो पानी होता है, वहां पे जो आपका जो पानी होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा खट्टा होता है वो। तो आप लोगों ने देखा होगा, जितना ज्यादा अब अगर आप उसमें खट्टापन मिलाओगे तो उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। और टेक्सचर तो खैर क्या ही चेंज होगा पानी में, वो चीज एक अलग आ जाती है।
ठीक है, तो ये चीजें क्या है, पीएच लेवल जो है वो आपके फ्लेवर को भी प्रभावित करता है, कलर को भी प्रभावित करता है और टेक्सचर को भी प्रभावित करता है। आप लोग चलो एक चीज का भी एग्जांपल देख लेना, जब भी आप लिक्विड वेजिटेबल बनाते हो या फिर कोई भी सब्जी आप बनाते हो, तो सब्जी में आप लोगों ने देखा हो कि नमक अगर कभी कम हो जाता है ना, तो उस वजह से भी आपकी सब्जी में कलर नहीं आता है, थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा कलर रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर आपका नमक एकदम सही रहेगा, तो उससे आपकी जो सब्जी में जो कलर होता है वो एकदम जो आना चाहिए वो कलर आता है। सेम इसी तरीके से अगर अभी कभी आप लोगों ने सूजी का हलवा बनाया हो, तो उसमें जो आप शुगर ऐड करते हो, तो शुगर ऐड करने की वजह से भी ना आपका जो कलर है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको ये यकीन ना हो तो आप कभी करके देखना, कभी अगर आप सूजी का हलवा बनाओ, तो आप जब उसमें चीनी ऐड करोगे ना, तो पहले तो वो क्या रहती है, एकदम हल्की सी लाइट ब्राउन रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उसमें चीनी ऐड करते हो वो डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है थोड़ी, चीनी ऐड करने से ही, शुगर। और सेम आपका सब्जियों के साथ में भी होता है, जब आप उसमें नमक ऐड कर देते हो ना, तो एकदम जो कलर आना चाहिए वो कलर आता है। लेकिन वहीं अगर आपकी सब्जी में थोड़ा नमक कम भी रह जाता है ना, एक तो सब्जी प्रॉपर तरीके से पक नहीं पाती है, दूसरा उसमें कलर भी नहीं आता है। तो ये कुछ आपके चीजें हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। फैट एंड ऑयल क्वालिटी में क्या रहता है कि फैट एंड ऑयल क्वालिटी आपकी डिपेंड करती है कि आपका प्रोडक्ट किस प्रकार का है, उसको किस तरीके से तैयार किया गया है और उसमें कौन सा ऑयल यूज किया गया है। कुछ चीजों में जो आपका ऑयल होता है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, और कुछ कुछ चीजों में जो ऑयल होता है वो बहुत नाम मात्र यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको आपको क्या कहते हैं, ये आपका रेंसिडिटी कहलाता है। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका फूड की वजह से खराब हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा उसमें फैट है और उस वजह से आपका फूड खराब हो रहा है, तो वो आपका रेंसिडिटी कहलाता है और रेंसिडिटी आपके फूड को खराब कर देती है। ठीक है, और ये जो रेंसिडिटी होती है इसको ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज याद रखना। अब जैसे कि अगर मैं आपको ऑयल कंटेंट का एग्जांपल दूं, तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो। हम्म, चलो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, समोसे का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो अब समोसा आप लोगों ने बनाया, या फिर चलो फ्रेंच फ्राइज का एग्जांपल लेते हैं, ये इसको भी छोड़ो, फ्रेंच फ्राइज का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अब वहां पे आप लोगों ने फ्रेंच फ्राइज देखी होंगी, किसी किसी रेस्टोरेंट में आपको फ्रेंच फ्राइज ऐसे ही मिलेंगी जहां पे बिल्कुल भी आपको ऑयल नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो तो वहां पे आपको एकदम ड्राई फ्रेंच फ्राइज दिखेंगी, जहां पे आपकी ऑयल की जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी यूज होती है और क्वांटिटी भी कम यूज होती है। अब वही फ्रेंच फ्राइज आप लोग मोमोज वाले पे खाने के लिए चले जाओ, जो मोमोज देते हैं वो लोग भी फ्रेंच फ्राइज देते हैं, आप उस पे खाने के लिए चले जाओ। उसमें देखना, एक तो ऑयल की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होगी, कलर भी आपको बहुत अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो ऑयल जो यूज हुआ होगा वो भी बहुत अलग तरीके का ही यूज होता है। तो ये सब चीजें आपकी क्या है, डिफरेंस देखो, यही पता चल गया ना आपको। तो फैट और ऑयल क्वालिटी भी आपकी डिपेंड करती है आपके फूड प्रोडक्ट पे कि किस तरीके से उसको बनाया गया है। ठीक है, वहीं पे अगर ये बहुत ज्यादा फूड हो जाता है, तो उस वजह से क्या है, आपका फूड जो है वो खराब भी होने लगता है। ठीक है, फैट कंटेंट में क्या है, इट इज मेजर यूजिंग इट। अब आप फैट कंटेंट को कैसे मेजर करोगे, तो इसको मेजर करने के लिए आप दो कंडीशन में करते हैं, या तो सॉलिड आपका फूड रहता है, रेंसिडिटी यानी कि खराब होना, आपके जो भी फूड है ना उसमें जो फैट प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से आपका जो फूड है वो खराब होने लगता है। और ये जो खराब होने लगता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। बस इतना सिंपल सा है। ठीक है, fats have no distinct melting point or solidifying point because they are such complex mixture of glycerides, each of which has different melting point। अब आप लोगों ने देखा है फैट के बारे में, आप लोगों को पता है कि आपका जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट होता है, यानी कि प्लांट ऑयल और आपका एनिमल ऑयल, दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट रहते हैं ना वो अलग अलग रहते हैं। जो आपके प्लांट ऑयल रहते हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं, और जो एनिमल ऑयल होता है वो आपके एनिमल फैट जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे आपका सॉलिड कंसिस्टेंसी का रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंपाउंड होते हैं, जो आपके मिक्सचर्स होते हैं ग्लिसराइड के, वो अलग अलग कंपोजिशन में आपके पाए जाते हैं, उसी वजह से ये आपका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है,
अब आपने हम ये पढ़ लिया कि आपकी फूड क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं, फिजिकल और केमिकल। अब आप अपने फूड को इवेल्युएट कैसे करोगे, वो चीज यहाँ देखो। तो फूड को इवेल्युएट करने के लिए ना आपको अपने सेंसेस की तो आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशनल की भी आवश्यकता पड़ती है और सेफ्टी प्रॉपर्टीज की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें हम लोग साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे कि क्वालिटी चेक चेक करने के लिए, टेस्ट चेक करने के लिए, टेक्सचर, एरोमा मीन्स उसकी खुशबू के लिए, अपीयरेंस यानी कि वो कैसा दिखाई दे रहा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कि अगर आपने कोई भी फूड बनाया है तो उससे पर्टिकुलर पर्सन को कितनी एनर्जी, फैट, प्रोटीन कितना वो कंज्यूम करेगा, वो सभी चीजें चेक करने के लिए आपका फूड इवेल्युएशन किया जाता है। फूड इवेल्युएशन का एक सर्टेनली मेन एस्पेक्ट ये और रहता है कि आपकी जो क्वालिटी है उसके स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना, वो सेफ है या नहीं है, और वो प्रॉपरली आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। इन सब चीजों के लिए आपको फूड इवेल्युएशन यूज किया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपकी फूड प्रॉपर्टीज है उसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन आया हो? जितनी भी हम लोगों ने ये पढ़ा, एक बार आपको दिखा देती हूँ सारा। ये जो हमने पढ़ा कि फूड प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल में हम लोग क्या देखते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू टेस्ट करते हैं, और केमिकल में हम लोग उसकी कैसे वो रिएक्ट कर रहा है वो सारी चीजें देखते हैं। फिजिकल में आपका साइज, शेप, वॉल्यूम, पोरोसिटी, ठीक है, उसका टेक्सचर, ये सभी चीजें आपकी आ जाएंगी। और वहीं पे आपका केमिकल में क्या क्या आ जाएगा, केमिकल में आ जाएगा आपका कि उसका पीएच लेवल किस तरीके का है, ठीक है, फैट कंटेंट उसमें कितना ज्यादा है, वो एसिडिक है या बेसिक है, ये सारी चीजें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आ जाती हैं। अब हम लोग क्या देख लेते हैं यहाँ पे कि आपका फूड का इवेल्युएशन आप किस तरीके के करोगे। आपने प्रॉपर्टीज तो देख ली कि हर फूड में एक अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब यहाँ पे इनको हम इवेल्युएट कैसे करोगे लैब वगैरह में जाके। तो देखो, सबसे पहले तो ये चीज देखो, यहाँ पे अब आपको दो इमेजेस देखने को मिल रही हैं। इस इमेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप लोगों ने क्या है, ये सेंसेस के थ्रू ही आप इसको इवेल्युएट कर रहे हो। आपने बस देखा और आपने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है, आपका पिज्जा है। और यहाँ पे आपका कौन सा सेंस यूज हुआ, आई वाला सेंस यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपके पांचों सेंसेस यूज होते हैं। देखने के लिए, ठीक है, वो किस तरीके का नजर आ रहा है, कलर्स के लिए ताकि आप उसको एक्सेप्ट कर सको, ये सारी चीजें रहती हैं। उसका टेक्सचर आपका रहता है, टेक्सचर को आप किसके थ्रू यूज करते हो, अपने माउथ में जब लेकर जाते हो या फिर आप उसको टच करते हो तो उसके थ्रू आपको टेक्सचर पता चलता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें, और आप जैसी खुशबू लेते हो तो उससे भी आपको क्या है, एक्सेप्टेंस का वो कारण बनता है कि अगर आपको इसमें से एकदम बहुत अच्छी स्मेल आ रही है तो आप क्या करोगे, इसको इजीली कंज्यूम कर लोगे। वहीं अगर आपको थोड़ी भी डिफरेंट अगर स्मेल देखने को मिलती है तो आप क्या है, इसको रिजेक्ट कर देते हो, जस्ट बिकॉज दी आप कह देते हो कि ये फूड आइटम है वो खराब है, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपने सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पे आपने ये पता लगाया, यहाँ पे भी आपने सिर्फ इसको इसके अपीयरेंस के बेसिस पे पता लगाया, लेकिन यहाँ आपको टेक्सचर भी पता चल रहा है। जैसे कि आपको ये कॉर्नर वाला पार्ट दिख रहा होगा, आप इसको देख के ही बता सकते हो कि ये थोड़ा क्रिस्पी होगा। अब आपने इसको टच तो किया नहीं, लेकिन थ्रू दी आईज आपने ये एक सेंस कर लिया कि हाँ ये जो फूड है ये आपका क्रिस्प होगा, थोड़ा कड़क है ये, क्योंकि देख के ही पता लग गया। और ये वाला चीज आप क्या कह दोगे, ये सॉफ्ट है आपका, राइट। और इसमें जो आपको टेक्सचर दिख रहा है वो थोड़ा सा रफ दिख रहा है। तो ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं आपकी फूड इवेल्युएशन में। इसीलिए मैंने कहा है कि जो आपका फूड इवेल्युएशन होता है दो तरीके से होता है। एक सेंसरी इवेल्युएशन होता है जहाँ पे सिर्फ आप अपने सेंसेस का यूज करते हो, और एक आपका अगेन केमिकल इवेल्युएशन होता है जिसको आप ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन भी कह देते हो, वहां पे आप अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो। ठीक है, अब देखो, जो आपका टेस्ट आप लोग पहचानते हो ना, वो आपकी टंग की वजह से आप पहचानते हो, जिसके लिए फोर आपके टेस्टेस हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपको पता चलता है कि कौन सा आपका स्वीट है, कितना मीठा है, कितना खट्टा है, सॉल्टी है, ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। अब देखो, ये जो आपकी छोटी छोटी ये चीज जो होती है ना, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रही है टंग पे, ये आपकी क्या कहलाती है, टेस्ट बर्ड कहलाती हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स इनको कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, अच्छे से समझ लेना, जो आपके टंग के जो एकदम कॉर्नर वाला पार्ट होता है ना, जो एकदम आगे वाला जो पार्ट होता है,
यहाँ पे आपको स्वीटनेस प्रदान होती है। यानी कि जैसे ही आप कोई भी फूड लेते हो तो सबसे पहले वो आपको यहाँ पे आता है। तो इतना वाला ये जो एरिया होता है ना, ये आपकी स्वीटनेस को प्रदान करता है। यानी कि अगर आपको कोई भी फूड मीठा लग रहा है तो वो सिर्फ इस वजह से मीठा लगता है। वहीं पे ये वाली जो टेस्ट वर्ड होती है ना आपकी, यानी कि थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे और साइड में, तो इस वजह से आपको चीजें क्या है, सॉल्टी लगती है। ठीक है। और ये वाला और ऊपर जाओगे, थोड़ा अंदर की साइड में जाओगे, जहाँ पे आपके कहते ना, तो वहां पे क्या होगा, ये वाला जो है बहुत खट्टा लगेगा आपको। ठीक है। थोड़ा क्या है, खट्टा वाला स्वाद रहता है यहाँ पे। और एकदम बैक की साइड में, जैसे आप गले के आसपास आते हो, वहां पे जो आपका टंग है, वहां पे आपको कड़वा वाला टेस्ट रहता है, बिटर टेस्ट आपको रहता है। तो ये जो टेस्ट वर्ड है आपके, जो एकदम फ्रंट पे होती हैं वो स्वीट वाली टेस्ट वर्ड होती हैं, साइड में आपकी सॉल्टी टेस्ट वर्ड होती हैं। ठीक है। और ये पीछे जाके थोड़ा और साइड में ये आपकी खट्टी रहती हैं। और एंड में एकदम वो आपका एकदम कड़वी वाली टेस्ट वर्ड रहती हैं। तो ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है। डन। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बता दो भाई, पहले ही बता दो। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, आपका जो इवेल्युएशन होता है फूड का, वो दो तरीके से होता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो इवेल्युएशन होता है, आप वहां पे अपने प्रॉपर ऑर्गन्स का ही इस्तेमाल करते हो, यानी कि जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसी के थ्रू ही आप अपने फूड को इवेल्युएट करते हो, जो कि आपका सेंसरी या फिर सब्जेक्टिव या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन के नाम से भी आप इसको बोल सकते हो। जो आपका सब्जेक्टिव इवेल्युएशन होता है, इसको आप सेंसरी इवेल्युएशन, सब्जेक्टिव इवेल्युएशन या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, तीनों में से कुछ भी नाम आप दे सकते हो, जहां पे आप अपना जो भी फूड है उसको सिर्फ आप अपने सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि आपको ये इवेल्युएशन करने के लिए आपके पास में जजेस होते हैं, वो आपकी टीम बिठाई जाती है जो कि एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है। वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसमें वो लोग क्या क्या चीजें इवेल्युएट करते हैं, आपको देख के आपके फूड को इवेल्युएट करेंगे, टेस्ट करके, उसको टच करके, स्मेल करके, इन सभी चीजों के थ्रू क्या है, वो आपके फूड को इवेल्युएट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपने फूड प्रैक्टिकल में ऐसा किया होगा, जब भी आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे, तो ऑब्वियसली बात है। चलो वो भी छोड़ दो, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में छोड़ दो, जब लड़की की नई नई शादी होती है, वो ससुराल में जाके क्या है, भाई चलो आज तो बहू के हाथ का खाना बना है, पहली रसोई है, तो सब लोग टेस्ट करते हैं और वो बस साइड में खड़ी हुई है, बस काश अच्छा बन गया हो, कोई मेरी बुराई ना करे, कहीं कोई कमी ना रह गई हो, है ना। तो वो वाली चीज आ जाती है। तो जैसे ही वो टेस्ट करते हैं उसको, इसमें तो सबसे पहले क्या कहते हैं, अरे खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, लगता है आज बहुत अच्छा खाना बनाया है ना। ये वाली चीज होती है कि नहीं होती है? फिर वहां पे जो साइड में जो न्यू ब्राइड खड़ी हुई है, नई दुल्हन जो खड़ी हुई है, वो कहेगी खुशबू ही तो अच्छी आ रही है, लेकिन आपको क्या पता इसमें नमक ज्यादा डल गया है ना। वो वाली चीज आ जाएगी। तो अब वहां पे क्या है, जैसे वो टेस्ट करेंगे, तो उन्होंने टेस्ट किया, अब भाई बहू है, नई बहू है, पहला दिन है उसका, टेस्ट कर लिया, नमक ज्यादा है उसमें, अब हम क्या करें। उन्होंने टेस्ट कर लिया, अब क्या करें, नहीं बेटा खाना बहुत अच्छा बना है ना। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि नमक बहुत ज्यादा है। अब वहां पे एक कोई महान है जो सच बोलते, उन्होंने क्या कह दिया, बट कुछ नहीं, खाना अच्छा तो बना, बस नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ये चीजें क्या है, आपने सिर्फ अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू ही आपने ये चीजें क्या है, इवेल्युएट की है। राइट। तो आपका सब्जेक्टिव इवेल्युएशन क्या हो जाता है भैया, आप अपने जो सेंसेस से अपना टेस्ट करके, उसको देख कर, टच करके, उसको स्मेल करके जो आप इवेल्युएट कर रहे हो फूड को, वो आपका सब्जेक्टिव इवेल्युएशन कहलाता है। ठीक है। कॉलेजेस में आपके जजेस हुआ करते थे और घर पे आपके हर सदस्य होते हैं, कोई मम्मी, कोई पापा, कभी कुछ कभी कुछ, आपके खाने को जज करेंगे, आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज खाने में कोई स्वाद नहीं था, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ था। ये सारी चीजें होती है कि नहीं होती हैं? बहुत सुना होगा यार आप लोगों ने, है ना। तो ये जो सेंसेस के थ्रू आप देखते हो, तो इससे क्या आपको पता चलती है, शेप पता चलती है, कलर पता चलता है, बाकी की चीजें आपको, ट्रांसपेरेंसी, उसकी डलनेस और वो कितना ज्यादा ग्लो है, वो सारी चीजें आपको पता चलती हैं।
अदर सेंसरी ऑर्गन जैसे कि नोज, माउथ, इसके थ्रू आपको फ्लेवर पता चलता है। ठीक है, देखो आपको देखने के थ्रू यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई दी हैं प्रॉपर। आपको आंखों से क्या पता चलती है, सिर्फ साइज, शेप और कलर, ये चीजें पता चलती हैं। और नोज से और माउथ से क्या है, आपको फ्लेवर पता चलता है। ठीक है, और जो आपके कंबाइंड सेंसेस होते हैं, यानी कि जहाँ पे ये सभी सेंसेस आ रहे हैं, वहां पे आपको माउथ फील यानी कि एक सेंसेशन होती है कि चलो अच्छा, भी एक संतुष्टि वाली चीज होती है। और जब भी ये इवेल्युएशन किया जाता है, अगर आपको कभी भी कोई चीज टेस्ट करानी हो ना, कुछ भी, अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, आपके अंदर कोई कीड़ा है कि आज तो कोई नई डिश ट्राई करते हैं, तो आप जब भी आपको टेस्ट कराना हो, या तो आप सुबह 10 से 12 बजे के बीच में कुछ टेस्ट कराना, या फिर इवनिंग के टाइम में 3 से 5 बजे के आसपास। बिलीव मानो, अगर बुरी भी बनी होगी ना तो भी कह देंगे बहुत अच्छा बना है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये आपका हंगर पीक टाइम होता है। क्योंकि इस टाइम पे ना इंसान को भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो भूख लगती है तो ऑब्वियसली बात है, इंसान को जब भूख लगती है तो कुछ अगर खराब भी बना होगा ना, वो भी इंसान को अच्छा लगता है। तो इसीलिए कुछ भी, अगर आपको कुछ नया ट्राई कर रहे हो ना और आपको टेस्ट कराना और गलती से आपको गलत भी बन गया, वो खराब भी बन गया, बस इस टाइम पे चले जाए हम लोग, खिला देना, मजे से खाएंगे, बहुत मजे से खाएंगे। ट्राई कर देना कभी। ठीक है, तो ये हिंदी में है, जब मानव संवेदी अंगों के माध्यम से भोजन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। जो मूल्यांकन होता है वो व्यक्ति परक होता है, या फिर ऑर्गनोलेप्टिक मूल्यांकन इसको कह सकते हैं। ये आपकी न्यायाधीशों की पैनल द्वारा टेस्ट किया जाता है। मूल्यांकन के लिए आपके जो भोजन के गुणों को टेस्ट करने के लिए होता है, जिसमें आपकी इंद्रियां आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि आपका स्वाद, स्पर्श, ये सारी चीजें आ जाएंगी। दृष्टि, ठीक है, अगर आप दृष्टि की इंद्री के माध्यम से देखोगे तो उससे आपको सिर्फ रंग, आकार, ये सभी चीजें पता चलती हैं। नाक और मुंह की संवेदना से देखोगे, इंद्रियों से देखोगे, तो उससे आपको क्या पता पड़ता है कि स्वाद किस तरीके का है। ठीक है, और आपको ये जो परीक्षण करना चाहिए, ये आपको 10 से 12 बजे के बीच में या फिर 3 से 5 बजे के बीच में करना चाहिए। डन। अब ये जो जजेस होते हैं वो क्या क्या चेक करते हैं, आपकी अपियरेंस, कि वो देखने में कैसा है, देखने में यानी कि उसकी शेप किस तरीके की है, वो स्मूथ भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कलर किस तरीके का है। सपोज करो कि आपको बनाना था डार्क चॉकलेट केक। चलो, आपको बनाना था चॉकलेट केक। अब आपने क्या किया, बनाना तो भाई चॉकलेट केक, ऑब्वियसली बात है कि चॉकलेट होती है वो ब्राउन कलर की होती है। अब आपका केक दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का। अब आप वहां पे जो जज होगा वो पहली क्या बोल देगा, ये चॉकलेट केक है ही नहीं है। और आप क्या कहोगे, नहीं आप टेस्ट तो करो, आप ऐसे कैसे कह सकते हो चॉकलेट केक नहीं, आपने टेस्ट किया नहीं है, देखकर ही बोल रहे हो कि चॉकलेट केक नहीं है। तो ये भी एक एट्रीब्यूट होता है कि आपका कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइट में। एक और एग्जाम्पल लो, आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों को आप एकदम सिंपल चीज खिलाओ वो कभी नहीं खाएंगे, उनके सामने कलरफुल फ्रूट्स रख दो वो तुरंत खा लेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों को जो कलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से भी आपका कलर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम वे आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी ये यूज होता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपका जो फल है या फिर सब्जी है कोई भी, वो पकी हुई है या फिर कच्ची है। इस चीज के लिए भी कलर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम आपकी चाय और कॉफी में भी हो जाता है। ठीक है, इससे भी आपको पता चल जाता है कि आपकी एकदम ब्लैक कॉफी होगी तो उससे आप क्या पता लगा लेते हो कि ये तो एकदम सॉलिड है, ये एकदम कड़वी है कॉफी। राइट, तो इस चीज के लिए भी आपका कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लेवर आपका 3 तरीके के होता है, या तो आपका खट्टा होगा, टेस्ट, माउथ फील, ये सारी, यानी कि क्या है, खट्टा होगा, कड़वा होगा, मीठा होगा या फिर सॉल्टी होगा, ये 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपको फ्लेवर देखा जाता है, या तो खुशबू से देखा जाता है, टेस्ट करके देखा जाता है, और उसको आपको कैसी संतुष्टि मिल रही है उसको खाने के बाद में। दूसरी चीज जो टेस्ट करते हैं वो टेक्सचर को देखते हैं। टेक्सचर यानी कि क्रिस्पी है, क्रीमी है या फिर लंपी है, ये चीजें देखी जाती हैं। एक्सट्रेजेंसी ये क्या होती है, प्लकरिंग सेंसेशन होता है, यानी कि जैसे ही आपने उसको अपनी टंग पे रखा तो आपको कैसा सेंस उससे फील हुआ, एकदम तीखा, सॉफ्ट, किस तरीके का सेंस फील हो रहा है, वो आपकी इस वाली कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, यानी कि कठोरता। अब इसको पूरा प्रोसीजर किस तरीके से होता है, अगर आप लोग ये सब्जेक्टिव इवेल्युएशन कर रहे हो तो ये क्या क्या प्रोसीजर इसके लिए फॉलो होगा। सबसे पहली चीज, आपके पास में एकदम साफ सुथरी स्पून होनी चाहिए।
और जितनी भी डिश बनाई है हर डिश के लिए अलग अलग बर्तन होना चाहिए। ठीक है, उस पर्सन को अलाउ नहीं करना चाहिए जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको आपकी डिश टेस्ट करने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। क्योंकि जो इंसान, अगर सपोज करो किसी इंसान को फीवर है तो उसको कुछ भी टेस्ट नहीं आता, जिस इंसान को फीवर होता है ना उसको कुछ टेस्ट नहीं आता, एकदम कड़वा कड़वा सा मुंह रहता है उसका। अगर आप उसको अपनी मिठाई टेस्ट कराओगे, अगर सपोज करो आपने गुलाब जामुन ही बनाया, वो आप उसको टेस्ट कराने चले गए, तो वो क्या करेगा, अरे ये तो कड़वे हैं, इसमें तो मिठास ही नहीं है। तो इसीलिए किसी ऐसे इंसान को भी अलाउ नहीं करना चाहिए जिसकी तबीयत खराब हो। ठीक है, और जो भी आप अपना सैंपल सर्व कर रहे हो उनको एक ही तरीके से सर्व करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आपने एक ही प्लेट में सारे के सारे अपने सैंपल डाल दिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से सर्व किया जाता है उसी तरीके से सर्व करो। जैसे कि अगर आपकी पानी पूरी सर्व की जाती है, पानी अलग होता है, उसमें छोले अलग होते हैं, आलू अलग होते हैं, चटनी भी रखी जाती है और पानी पूरी रखी जाती है, तो वो उसी तरीके से आपको सर्व करनी चाहिए। सेम वे, अगर आपको कुछ सब्जी रोटी सर्व करनी है तो आपकी जो भी आपने वेजिटेबल बनाई है उसके लिए आप बाउल अलग रखोगे और चपाती आप अलग रखोगे। तो ये सारी चीजें आपको जैसे सर्व की जाती हैं चीजें वैसे ही सर्व करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छा हाँ ले, कि एक हाथ में ये पकड़ो अभी बस थोड़ी देर रुको, बस ये दूसरी चीज भी ला रही हूँ, वो चीज नहीं करनी चाहिए। पैनल उठ के वहां से भाग जाएगा और तुम्हें 0 नंबर दे के चला जाएगा, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। कंप्लीट द टेस्टिंग एंड रिकॉर्ड ऑन शीट आफ्टर ईच पर्सन टेस्ट द फूड। जैसे ही आपका हर पैनल जो भी जज है वो आपके फूड को टेस्ट कर लेता है, आपको एक रिकॉर्ड करके रखना है कि कौन सा फूड किस वाले ने टेस्ट किया है और कितनी देर टेस्ट किया है। ठीक है, चाय के साथ ठंडा, अरे हाँ मरवाओगे क्या, वो कह देगा अरे तुम्हें किसने फूड का स्टूडेंट बना दिया। सपोज करो अगर आप डाइटिशियन की जॉब कर रहे हो और वहां कोई पेशेंट है, आपने उसको दे दिया चाय के साथ आप ठंडा पी लेना, वो क्या कहेगा, अरे ये मुझे सही करने की बजाय और बीमार करने के लिए आ गई है, किसने आपको डाइटिशियन बना दिया। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी सपोज करो 4 जजेस हैं, तो 4 जजेस की आप लिस्ट बनाओ, किसने कौन सी डिश टेस्ट की है, ठीक है, किसने कौन सी नहीं की है, वो सभी चीजें आपको रिकॉर्ड करके रखनी है। और साथ ही साथ आप जो भी फूड सर्व कर रहे हो उसके साथ में आपको एक पानी का ग्लास अवश्य रखना है। क्योंकि अगर आप पानी का ग्लास नहीं रखोगे तो अगर आपने कोई 4 डिश भी बनाई है ना तो हर डिश का जो टेस्ट होगा वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने की वजह से क्या होगा कि आपको जो इवेल्युएशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, आपको कुछ से कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर डिश के बीच में अगर आपने कोई एक डिश टेस्ट की है तो उसके बीच में आप पानी पियो पहले, उसके बाद में दूसरी डिश टेस्ट करो। तो ये चीज आपकी होनी चाहिए ताकि आपको जो नंबर ऑफ सैंपल है उसकी क्वालिटी है वो आप अच्छे से चेक कर पाओ और अच्छे से इवेल्युएट कर पाओ। ठीक है, देखो चखने के भी सूखे बिस्किट या फिर स्वाद के लिए पानी भी आप रख सकते हो, इससे प्लेट को साफ करने में मदद मिलेगी और जो आपके जो भी सैंपल्स हैं वो अच्छे तरीके से आप उनको इवेल्युएट भी कर पाओगे। तो ये चीजें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, हमें ऑब्जेक्टिव इवेल्यूशन, देखो ऑब्जेक्टिव पे मत आ जाना, पहले हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्टिव इवेल्यूशन पढ़ा जहां पे हमने अपने सेंसेस के थ्रू इवेल्युएट किया था। अब दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव इवेल्यूशन जहां पे आप अपने सेंसेस को तो यूज करते हो, साथ ही साथ आप अपने क्या यूज करते हो कि अपने इक्विपमेंट को भी यूज करते हो, वो आपका कहलाता है ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन। ठीक है, जहाँ पे आप अपने फूड को इवेल्युएट कर रहे हो, उसकी क्वालिटी को इवेल्युएट कर रहे हो, तो वो मेजर करते हो आप बकायदा ह्यूमन सेंसेस के थ्रू और बाकी अपनी लैब में भी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, ताकि देखो खाद्य गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के तरीके को जब मानव इंद्रियों के अलावा किसी अन्य उपकरण पर भी निर्भर करते हैं तो उन्हें अक्सर मूल्यांकन के उद्देश्य के तरीके कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप अपने ह्यूमन सेंसेस के अलावा और कुछ भी तरीके से आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो तो वो आपका ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ फूड कहलाएगा। डन, कंफ्यूज मत होना इसमें। ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन जो होता है इसमें हर प्रकार के आपके इंस्ट्रूमेंटल एनालाइज किए जाते हैं, लैब टेस्ट किया जाता है, वहां पे आपके फूड की केमिकल डिकम्पोजिशन देखी जाती है, उसमें कितना न्यूट्रिएंट पाया जाता है वो देखा जाता है, कैसा उसमें बैक्टीरिया है, ये सभी चीजें आपकी उसमें देखी जाती हैं। सेकेंड, अब आपके जो ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन किया जाता है उसमें कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। सबसे पहला केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आप लोग क्या करोगे,
कि आप यहाँ पे जो भी आपका फूड है उसको टेस्ट करते हो, उसको टेस्ट करते हो कि आपका फूड खराब किस वजह से हो रहा है। कहीं उसमें कुछ मिलावट कर दी गई है ना? जैसे कि आपके दूध में क्या है, स्टार्च मिला दिया जाता है। स्टार्च मिलाने से क्या है, आपका दूध खराब हो जाता है। मेलेनिन येलो इन टर्मरिक पाउडर, अब आपकी जो हल्दी है उसमें मेलेनिन येलो कलर मिला दिया जाता है। अब आपको ये चीजें सिर्फ सेंसेस के थ्रू नहीं पता चलेंगी। अगर आप इनको अपने सेंसेस के थ्रू टेस्ट करोगे ना तो आपको ये पता नहीं चलेंगी, लेकिन जैसे आप इनको लैब में ले जाओगे, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप इनको टेस्ट करोगे तो आपको इजीली ये पता चल जाएगा। सेम वे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी बताऊंगी। अगर आपको अपना हनी टेस्ट करना होता है, आपको हनी टेस्ट करना है कि रियल है या फिर उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट है, एडल्टेंट है, तो अब आप ये लोग कैसे टेस्ट करोगे? आप कैसे पता लगाओ कि ये रियल है कि या फिर फेक है? आप देख के तो बिल्कुल पता नहीं लगा सकते हो। आपको थोड़ा कलर में डिफरेंस देखने को मिलेगा, उससे आपको लग सकता है कि आपकी शायद इसमें मिलावट है, लेकिन आपको प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए आपको टेस्ट करना होता है। तो वो टेस्ट आप कैसे करोगे? अगर आपको देखो कभी हनी टेस्ट करना है तो आप बस पानी लेना, सिंपली उसमें 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच आप हनी डालना, तो आप उसको शेक करोगे ना, तो जिस तरीके से आपका मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बनने के लिए लग जाएगा। तो आप लोग समझ लेना कि आपका जो भी हनी है वो रियल है। और अगर ये वाला स्ट्रक्चर ना बने तो समझ लेना आपका जो शहद है वो नकली शहद है, उसमें मिलावट की गई है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? ये चीजें सिर के ऊपर से तो नहीं जा रही है चीजें, मैं बोले जा रही हूँ और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो? पहले बताओ, समझ आ रही है ना चीजें? रेस्पॉन्स कर दो भाई मुझे। ठीक है, तो केमिकल में ये होता है। अब जैसे कि अगर आपको हल्दी का देखना है कि अब हल्दी आपको देखने से तो पता नहीं चलेगी, ओके, तो वहां पे आपको क्या चीजें होंगी, आपको देखना पड़ेगा, अपना टेस्ट करना पड़ेगा। या तो आप इसको किसी वेजिटेबल में यूज करके टेस्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप इसको टेस्ट कर सकते हो कि आपका किस तरीके का है। वहीं अगर आपको मिल्क, अगर आपको बहुत चिकना चिकना आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पे क्या है, हेलो सोनिका जी, ठीक है, तो वहां पे मिल्क में क्या है, आपको स्टार्च अगर बहुत चिकना चिकना दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूध जो होता है वो इतना ज्यादा स्टार्ची नहीं होता, इतना ज्यादा चिकना नहीं होता है। तो वो चीज अगर आपको दिख रही है अपने दूध में तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका जो दूध है वो मिलावटी है। सेम वे अगर आप लोगों ने पनीर देखा होगा तो पनीर में आप लोगों को क्या, आपको उसको तोड़ने से ही आपको पता चल जाता है, वो एकदम सॉफ्टनेस उसकी होती है पनीर की। वहीं अगर कोई मिलावटी पनीर होगा ना तो वो इजीली टूटेगा भी नहीं, और जैसे ही आप उसको अपने खाओगे उसको तो बहुत ज्यादा आपको टाइट भी वो लगेगा। तो ये चीजें कुछ टेस्ट करने की होती हैं, आपको बता देती हैं कि आपको कैसा, इसमें किस तरीके की मिलावट है, ओरिजिनल है या फिर फेक है, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर आपका एक होता है माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि आपकी माइक्रोस्कोप के थ्रू आपकी चीजों को टेस्ट किया जाता है कि कोई भी आपका फूड है उसमें अगर कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, कोई फंगस आ रही है तो वो किस वजह से आ रही है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इडली का बैटर है, ठीक है, तो आपको बस उसमें क्या है, बबल्स दिखाई देंगे। अगर आप उसको फर्मेंट करने के लिए रखते हो तो उसमें आपको क्या है, सिर्फ बबल्स दिखाई देंगे, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई देंगे। वैसे ही अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो बबल्स आपको एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। सेम वे अगर आप अपना कोई ब्रेड का स्लाइस है, ब्रेड स्लाइस लेते हो तो उस पर अगर फंगस दिख जाती है तो आपको तो वो बस क्या है, ब्लैक कलर की या फिर ग्रीन कलर की आपको नजर आती है वो, लेकिन उसी को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो वो एक अलग ही स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। इस तरीके से, चलो एक बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ। आप लोग अगर अपने कभी ब्लड को देखा होगा तो ब्लड क्या है, आपको सिंपल प्लेन ब्लड नजर आता है, हल्का सा येलोइश रेड आपको नजर आता है। लेकिन इसी ब्लड को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो इसमें जो छोटे छोटे से जो पार्टिकल होते हैं ना आपके ब्लड में, वो सारे आपको नजर आने लग जाएंगे। जो अभी तक आपको अपनी आंखों से एकदम प्लेन ब्लड दिख रहा था ना, वो प्लेन नहीं दिखेगा,
उसमें जो ब्लड में आपकी जो कंपोजिशंस होती हैं वो सारी आपकी कंपोजिशंस देखने को मिलेंगी। जो आपके ब्लड सेल होते हैं ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे उसमें इजीली। तो इसीलिए माइक्रोस्कोपिकल टेस्ट क्या होता है, जिसको हमारी नजरें नहीं देख सकती हैं उन चीजों को हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से एग्जामिन करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये चीजें होती है जैसे कि आपकी फर्मेंटेड इडली बैटर हो गया, या फिर आपको स्टार्च के सेल्स देखने हो उसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। कोई भी फूड अगर आपका खराब हो रहा है तो उसकी स्पॉइलेज कितनी हुई है उसको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो। आपकी जो शुगर है, छोटी सी शुगर होती है लेकिन शुगर में आपका कितना क्रिस्टलाइन है ये आप अपनी आंखों से देख के नहीं पता लगा सकते हो। उसके लिए आप क्या करते हो कि अपने माइक्रोस्कोप का ही यूज करते हो। बैटर हो गया या फिर किसी प्रकार की फॉर्म है उसमें कितने नंबर ऑफ साइज सेल्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, बस 15 मिनट और, मुश्किल से मैं 11:15 पे इसको लीव कर दूंगी क्लास, बस थोड़ा सा और रह गया ये। तो ये चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, चलो। तो ये आपके क्या है, माइक्रोस्कोप की सहायता से आप जांच करते हो जैसे इडली बैटर जैसे किण्वित उत्पादों में मौजूद जीवों के प्रकार किस तरीके का है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के तहत जीवों को देखकर भोजन के खराब होने का पता लगाया जा सकता है। चीनी में क्रिस्टल का आकार किस प्रकार का, उसमें कैसी चिकनाई है उसको आप पता कर सकते हो। बैटर और फॉर्म में वायु कोशिकाओं की संख्या कितनी है, कैसा उसका आकार है, ये सभी चीजें आप माइक्रोस्कोप के थ्रू टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि देखो, ये आपकी ब्रेड की स्पॉइलेज है, ये आपको क्या है सिर्फ इस तरीके की ब्लैक कलर की आपको ये नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही आप इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू टेस्ट करोगे तो ये आपकी कुछ इस तरीके की होती है, जो आपको इसमें नजर नहीं आ रही है ना, लेकिन आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे आपको तुरंत ये नजर आ जाएगी कुछ इस तरीके की। ठीक है, तो इसीलिए आपका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करना जरूरी हो जाता है, ताकि जो आपकी आंखें नहीं देख पा रही है उसको आप इजीली एग्जामिन कर पाओ। डन। जिस तरीके से आपको फीवर होता है तो फीवर के लिए क्या आप हाथ छू के तो आप पता लगा सकते हो कि हाँ इसको फीवर आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते ना कि कितनी डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर है इसकी बॉडी का, कितना इसको फीवर है, वो तो आप थर्मामीटर के थ्रू ही आप उसको टेस्ट कर सकते हो। सेम वे आपका जो फूड है आपको वो दिख तो रहा है कि हाँ खराब हो गया है, लेकिन कितना खराब हुआ है, किस वजह से खराब हुआ है, वो आपको इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही आपको पता चलती है। ठीक है, फिर आप लोग कुछ फिजिकल मेथड के थ्रू भी आप टेस्ट करते हो, जैसे कि अगर आपको वेट देखना है अपने फूड का तो आप उसके लिए बैलेंस या फिर वेइंग मशीन का यूज करते हो। वॉल्यूम देखनी है तो उसके लिए आप मेजरिंग कप्स का यूज करते हो कि कितना ज्यादा है कितना कम है, ये सभी चीजों के लिए। एक होता है आपका फेंट्रोमीटर। फेंट्रोमीटर आपकी जो टेंडरनेस होती है, यानी कि आपका जो भी भोजन है उसमें कितना कोमल है। हाँ, स्मेल से भी पता लग जाता है, लेकिन स्मेल से ना आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि उसमें कौन से बैक्टीरिया डेवलप हुए हैं जिस वजह से ये आपका फूड खराब हुआ है। वो पता लगाने के लिए आपको माइक्रोस्कोप टेस्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी। अब ये फेंटोमीटर का नाम याद कर लेना। फेंटोमीटर जो होता है ये आपकी सॉफ्टनेस को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आपके जितने भी फ्रूट्स होते हैं और आपकी या फिर आप ले लो मीट वगैरह जो होती है वो कितना ज्यादा सॉफ्ट है वो टेस्ट करने के लिए आपके फेंटोमीटर नाम का एक इक्विपमेंट होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरीके का ये दिखाई देता है। इसमें एक निडल होती है, उस निडल को आपके जो भी फूड है उसके अंदर डाला जाता है। उसके बेसिस पे ये जो है आपका टाइमर ये आपको बता देता है कि कितना ज्यादा सॉफ्ट है कितना ज्यादा हार्ड है। इसी के बेसिस पे आपको पता चलता है कि जो भी आपका फूड है वो सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। और ये चीजें आपको एक सेलेक्टेड पीरियड टाइम रख दिया जाता है, टाइम इसमें सेट कर दिया जाता है, उतने टाइम के बाद में आपकी ये रीडिंग आ जाती है। ठीक है, और ये जो आपका रहता है हम इसको बेसिकली कौन कौन से फूड प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, आपके जितने भी जेल वाले फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं फेंटोमीटर का। बेक्ड प्रोडक्ट जितने भी होते हैं जैसे कि बिस्किट्स हो गया या फिर केक हो गया, है ना, उनमें आप लोग यूज कर लेते हो। और मीट
जैसी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए वो आप फेंटोमीटर नाम के स्केल का यूज़ करते हो। इसमें क्या होता है, एक प्लगर होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, एक निडल होती है, ये भी आपकी निडल, ठीक है, जो कि क्या करती है, आपकी जो भी फूड आइटम है उसमें एंटर करती है। उसके थ्रू आपका जो भी इंडिकेटर होता है वहां से आपको पता चल जाता है कि आपका फूड सॉफ्ट है, हार्ड है। सॉफ्ट है तो कितना ज्यादा सॉफ्ट है, हार्ड है तो कितना हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबरिंग है यहाँ पे अलग अलग ये नंबरिंग लिखी रहती है, और सॉफ्टनेस हार्डनेस भी इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। देखो ये पूरा है आपका मैक्सिमम हार्डनेस। यहाँ पे अगर आपकी ये जो निडल है अगर वो यहाँ तक आ गई है, यानी कि आपका जो भी फूड आइटम है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा कठोर है। लेकिन अगर इस वाले पार्ट से अगर नीचे ही रहती है तो इसका मतलब आपका जो फूड है वो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। जितनी कम इंडिकेट पे रहेगा उतना ज्यादा सॉफ्ट फूड रहेगा, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो फूड है उसकी जो हार्डनेस है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सेम फिर एक होता है ब्रेवेंडर फेनिलोग्राफर। ब्रेवेंडर फेनिलोग्राफ क्या होता है, ये जो आपका बीट का जो डो होता है ना, यानी कि आपका जो गेहूं का जो आटा होता है उसको टेस्ट करने के लिए, और गेहूं के आटे से जो भी आपके फूड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन फूड प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए आपके ब्रेवेंडर फेनिलोग्राफर नाम की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके थ्रू आप लोग क्या टेस्ट करते हो, इसके थ्रू आप अपने फ्लोर की जो क्वालिटी है, आपका जो भी आटा है उसकी क्वालिटी किस प्रकार की है, क्योंकि गेहूं आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी हिसाब से आपका जो आटा होता है उसकी भी क्वालिटी आपको अलग अलग देखने को मिलती है। तो वो टेस्ट कौन करता है, आपका ब्रेवेंडर फरीनोग्राफ करता है। इसमें आपकी जो डो बनाने के लिए, यानी कि आपका आटा आटा गूंदने के लिए कितना ज्यादा पानी लगा है, ठीक, आपके पास सपोज कर लो हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और लो क्वालिटी, ये तीन क्वालिटी है आपके फ्लोर की। अब इन तीनों क्वालिटी में कितना कितना पानी इस्तेमाल हुआ है ये मेजर करने के लिए आपका ब्रेवेंडर फनीरोग्राफ होता है। अब इसका रीजन मैं बताऊं कि ये क्यों यूज करते हैं हम लोग। अब जितनी भी बड़ी बड़ी फूड इंडस्ट्रीज होती है ना, कोई भी अगर आप फूड प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, ब्रेड दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, कुछ भी अगर वो दे रहे हैं, तो वहां पे उनको एक प्रॉपर तरीके से पूरे प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ता है। क्योंकि अगर उनके किसी भी फूड प्रोडक्ट में कुछ भी कमी होती है तो कस्टमर्स क्या करते हैं, उन पे केस फाइल कर देते हैं। तो उन सभी चीजों से वो बचने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि अब वो आपकी तरह छोटी छोटी क्वांटिटी में चीजें तो नहीं बनाएंगे, वो एक बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में चीजें बनाते हैं। तो उस कंडीशन में वो हर चीजों को टेस्ट तो नहीं करेंगे। तो प्रिवेंटर फरीनोग्राफ होता है, वहां पे वो उन चीजों के थ्रू वो इवेल्युएट कर लेते हैं कि कहाँ पे कितना चीजें यूज हुई हैं, उसी के हिसाब से वो अपना आगे का प्रोसीजर भी फॉलो करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली इंसान के लिए नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे इंग्रेडिएंट जो भी हमने मिक्स किए हैं डो बनाने के लिए, उसका भी हमें इसके थ्रू इफेक्ट देखने को मिल जाता है कि कितना इफेक्ट हुआ है, कितने अच्छे से चीजें पानी और जो आटा है वो आपस में कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है, कितना उसने टाइम लिया है ब्लेंड होने में, कितना पानी कंज्यूम किया है, ये सभी चीजें ये वैल्यूएट कर लेता है। जो प्रोसेस होता है इफेक्टिवनेस, ठीक है, डो कैसे तैयार हुआ, कितना ज्यादा उसमें टाइम लगा उसको प्रिपेयर होने में, कितना पानी लगा, ये सभी चीजें आपकी इससे होती हैं। और जो फिनिशिंग जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि जो स्मूथ है आपका डो, ठीक है, वो सभी चीजें आपके इसी में आ जाती है। देखो ये कुछ इस तरीके की मशीन होती है प्रॉपरली, ये आपका कंप्यूटर सा जो लगा रहता है यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे आप क्या करते हैं सारी आपकी रीडिंग आ जाती है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो किस किस तरीके से तैयार हुआ है। ये कुछ ये ऊपर का जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आप अपना व्हीट फ्लोर डालते हो, पानी डालते हो, यहाँ पे ये अपना प्रॉपरली प्रिपेयर होता चला जाता है, और यहाँ इसके थ्रू ये बाहर निकल के आ जाता है। और जो भी अंदर प्रोसेस हो रहा है वो सारा का सारा प्रोसेस आपके कंप्यूटर पे रीड आउट होता चला जाता है, ठीक है। और ये यूजुअली आप घर में यूज नहीं करते, जितनी भी आपकी फूड इंडस्ट्रीज एंड ऑल होती है वहां पे इनको यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे आपकी जो क्वांटिटी होती है वो आपकी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ये चीजें होती हैं। सेम भी अगर आपकी जो मेडिसिन या फिर जितनी भी फैक्ट्रीज होती है ना, उन सभी फैक्ट्रीज में इस तरीके का होता है, रीडिंग ली जाती है, क्योंकि ताकि आपको पता चल सके आपकी जो मेडिसिन बनाई जाती है ना तो उसमें कितना क्या अमाउंट में डालना है आपको, वो सब रीडिंग आपके इस कंप्यूटर्स वगैरह पे आ जाती है। तो ये कुछ थोड़ा साइंटिफिक वाला पार्ट हो जाता है, जो कि इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, तभी आप इसको कर सकते हो।
ठीक है। इसीलिए इसके कुछ डिसएडवांटेज भी ये होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, थोड़ा महंगा भी होता है, और इसके लिए आपकी टेक्निकल नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है कि ये सारा का जो डिसएडवांटेज है ना वो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में आपकी मशीन्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कभी-कभी क्या हो जाता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट ही अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, और कुछ एस्पेक्ट हैं जिसको ये मशीन्स इवैल्यूएट नहीं कर सकती हैं, जैसे कि टेस्ट, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज रहते हैं। ठीक है, तो ये आज आपकी क्लास थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। क्लास में कोई भी कंफ्यूजन, आज की क्लास में कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया हो आप लोगों को, अगर ऐसा है तो आप बेझिझक शेयर कर सकते हो, कुछ भी बात है तो। तो आप लोग अपना फिल अ फॉर्म ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पे अभी मैं कोर्स के बारे में कुछ बाद में जो बच्चे ज्वाइन हुए उनको बता देती हूँ कि जो आपकी अमाउंट है पेपर 2 की वो आपको 2499 में मिल जाता है, पेपर 2 या फिर पेपर 1, या फिर आप दोनों ही पेपर परचेज कर सकते हो। हाँ बोलिए सोनिका जी। बोलिए। और आप डिस्काउंट के लिए माथुर 10 कूपन कोड का यूज कर सकते हो। बाकी के जो आपको पीडीएफ हैं आपको कहाँ मिलेंगे, आप अपना जो भी कोर्स है उसमें जाना, कोर्स में कंटेंट वाले पार्ट पे जाना। कंटेंट पे जैसे ही जाओगे, अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही परचेज किया है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, पेपर 2 वाले पे क्लिक करोगे। ये मैं पेपर 1 और 2 वालों दोनों को बता रही हूँ। तो पेपर 2 पे क्लिक करोगे, पेपर 2 पे क्लिक करने के बाद में आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा जून 2024 करके। उस जून 2024 वाले पे आप क्लिक करना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, नोट्स वाला फ़ोल्डर होगा। नोट्स वाले पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यूनिट 1 की अभी जितनी भी क्लासेस हो गई हैं उन सब के आपको नोट्स मिल जाएंगे। और जिन लोगों का भी पेपर 2 है उनको सिंपली क्या करना है, कंटेंट पे जाना है, जून 2024 वाले फ़ोल्डर पे जाना है, नोट्स वाले फ़ोल्डर में जाना है, फिर उसके बाद में यूनिट के आपके हर पीडीएफ पड़े हुए हैं डेट वाइज़, जो भी आपकी क्लास हुई है उतना। कोई बात नहीं सोनिका जी, आप ज़्यादा लेट नहीं हुए हो, अभी यूनिट नंबर 1 ही चल रही है। यूनिट नंबर 1 का आज हमने ये सेकंड वाला पार्ट कवर किया है। ठीक है, सेकंड और थर्ड ये वाले पार्ट हमने कवर किए, यानी कि फूड साइंस, फूड प्रॉपर्टीज और क्वालिटी इवेल्युएशन, ये 3 पार्ट आपके हो चुके हैं। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो इफेक्ट ऑफ कुकिंग पढ़ेंगे। तो अभी आपका ज़्यादा नहीं हुआ है, आप इनको कवर कर सकते हो। अभी जो अपकमिंग संडे होगा उन क्लासेस में आप अपना इनको पूरा कवर कर लेना, और आपको फिर भी इनमें से कुछ नहीं समझ में आता है तो अभी तो यूनिट नंबर 1 चल रही है, आप मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो कि मैम ये वाली चीज़ हमें नहीं समझ में आई है। ठीक है, मैं स्पेशली आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। कहीं भी कुछ भी आपको डाउट लगता है, कोई भी क्वेरी लगती है रिवीजन के दौरान, आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें समझा दीजिए। ठीक है, कुछ भी अगर होता है तो। नोट्स अगर ढूंढने में दिक्कत आए तो वो भी बता देना, मैं वो भी आपको फिर से गाइड कर दूंगी। नोट्स मैं आपको जस्ट आफ्टर दी क्लास आपके एवरीडे में अपलोड कर देती हूँ, जैसे आपकी क्लास एंड होती है आपके नोट्स भी अपलोड हो जाते हैं। तो इस भ्रम में मत रहना कि मैम एक हफ्ते बाद नोट्स अपलोड करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुरंत के तुरंत नोट्स अपलोड कर देती हूँ। और अपने नोटिफिकेशन पे थोड़ा ध्यान दे लिया करो कि जहाँ पे अगर कभी इन केस आपकी क्लास का टाइम चेंज होता है, वैसे तो होगा नहीं, तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगेन अगर कोई और इन्फॉर्मेशन रहनी होगी तो आप, टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं यूजुअली आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ रिगार्डिंग दी क्लासेस, आज आपकी क्लास होनी है या नहीं होनी है। ठीक है, कर देना। ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर लेना, होम साइंस यूजीसी नेट फिल अ फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं आपकी पूरी अपडेट डालती हूँ, क्लास के रिगार्डिंग भी, नोट्स के रिगार्डिंग भी, आज क्लास है या नहीं है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। ऐप की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो बेटा आप ना एक काम करना, ये जो नंबर है ना, आप इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लेना। उनको बोलना कि मुझे ऐप की जो क्लासेस हो रही है उनका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको फिर ये कुछ कर देंगे, फिर वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा।
या फिर आप एक बार चेक कर लेना अपने फ़ोन में ही, बहुत बार ऐसा होता है कि नोटिफ़िकेशन नॉट अलाउ कर देते हैं। अगर आपने अलाउ कर रखा है अपने फ़ोन में फिल अ फॉर्म ऐप के नोटिफ़िकेशन तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ फिर भी नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पे जाके कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है? तो आपको मिलने लग जाएँगे। डन। और बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, होम साइंस यूजीसी नेट फिल अ फॉर्म करके चैनल का नाम है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप ये जो नंबर दिया गया ना इस पे आप कांटेक्ट कर लेना, और बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है? और जो प्रीवियस क्लास आपकी रह गई हैं आप उनको कवर कर लेना, उनमें अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो मुझसे पूछ लेना, कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा हो तो। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। और कल सब लोग टाइम से ज्वाइन कर लेना, कल 10 AM ही आपकी क्लास होने वाली है जहाँ पे हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। ओके, मिलते हैं कल। लेट मत होना कोई भी, पहले ही बोल दे रही हूँ। ओके, बाय बाय।